इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं आधार पाठ्यक्रम में संकलित कविता पतंग का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार आलोक धनवा हैं। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होती है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। प्रमुख सम्मान के अंतर्गत उन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान प्राप्त हुआ है। पतंग के बहाने इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए भी कवि ने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों यानी अंधेरे के बाद शरद के उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए कविता का अध्ययन करें, उसकी व्याख्या करें और उसमें निहित काव्य सौंदर्य को भी समझें। कविता इस प्रकार है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अगली पंक्तियां हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगली पंक्तियां हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कविता का आदर्श वाचन करने के पश्चात आइए अब उसकी पंक्तियों को पढ़ते हुए व्याख्या करें और उसमें निहित काव्य सौंदर्य को भी समझ लें। सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए,
पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानें उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि तेज बारिश का मौसम बीत गया है। जिस माह में सर्वाधिक तेज बारिश होती है वह भाद्रपद भी बीत गया है। बारिश के बाद जो शरद ऋतु आई है उसका स्वच्छ लालिमा से युक्त सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाई देता है। वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शरद ऋतु समय और बाधाओं के बहुत से पुलों को पार करके आई है। कवि लिखता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ नई चमकीली साइकिल से अभिप्राय है, कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के दौरान आसमान में बादल छाए रहते हैं, जिस कारण आसमान साफ सुथरा नहीं दिखाई देता और ना ही धूप दिखाई देती है। किंतु शरद ऋतु के आते ही आकाश स्वच्छ और धूप चमकदार हो जाती है। कवि ने शरद ऋतु के इसी मनोरम दृश्य को चमकीली साइकिल के बिंब के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि धूप की चमक की तुलना नई चमकीली साइकिल से कर रहे हैं। कवि कहते हैं मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बच्चा बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपनी नई चमकीली साइकिल लिए घंटी बजाता हुआ तेजी से भागा आ रहा हो। शरद ऋतु का सुहावना मौसम पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए अवसर लेकर आया है और जैसे कह रहा हो कि यह मौसम पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है और उन्हें पतंग उड़ाने के लिए इशारे से बुला रहा है। शरद ने आसमान को पतंग उड़ाने के अनुकूल कोमल बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ सके, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। का अभिप्राय है कि बाल मन को उनके विचारों और भावनाओं को विकसित करने के लिए ऐसा परिवेश निर्मित करना चाहिए जहां उनकी उमंगों और कोमलता का सहज और स्वाभाविक विकास हो सके, क्योंकि बाल मन अत्यंत कोमल और पवित्र होता है। अतः उन्हें किसी प्रकार की कठोरता एवं बाधाएं ना मिलें। कवि जब कहता है कि हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, सबसे पतला कागज उड़ सके, तो उसका आशय यही है कि उनके मनोभावों के अनुकूल वातावरण मिले जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके, अर्थात बाल मन के स्वाभाविक विकास के लिए एक वातावरण निर्मित होना चाहिए जिसमें सभी का योगदान हो। अभी हमने कविता का जो अंश पढ़ा और उसकी व्याख्या की, उसमें निहित काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने ऋतु परिवर्तन के माध्यम से बच्चों की निजी दुनिया के प्रति अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर खरगोश की लाल आंखें और लाल सवेरा के बीच तुलना की गई है। शरद आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर शरद ऋतु को मानवों की तरह कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। कविता में अनेक स्थानों पर कवि ने सुंदर बिंब विधान का प्रयोग किया है, जैसे सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा,
शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। इन पंक्तियों में कवि ने सुंदर बिंब विधान का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम बिंब को जान लें कि बिंब किसे कहते हैं, तब हम समझ पाएंगे ढंग से। शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र ही बिंब कहलाता है। इसमें किसी वस्तु का आभास मात्र होता है। बिंब में इंद्रियों का विशेष महत्व होता है। इंद्रियों के द्वारा कवि किसी भाव की अनुभूति ग्रहण करता है और उस अनुभूति को कल्पना के माध्यम से शब्दों द्वारा चित्रित करता है। शब्द चित्र अनुभूति पाठक शब्द चित्र की अनुभूति पाठक या श्रोता पढ़कर या सुनकर ग्रहण करता है। इंद्रियों के आधार पर बिंब के 5 प्रमुख भेद होते हैं, जैसे दृश्य बिंब, इसी को हम चाक्षुष बिंब भी कहते हैं, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब और स्वाद बिंब। अगर हम इन पंक्तियों में देखें तो दृश्य बिंब जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसमें हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है, चित्र का आभास होता है। अगर हम शब्द बिंब की बात करें तो इस कविता में घंटी बजाते हुए जोर जोर से हमें घंटी यानी ध्वनि सुनाई पड़ती है, ध्वनि का आभास होता है, तो यहाँ पर शब्द बिंब है। स्पर्श बिंब की बात करें तो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर स्पर्श बिंब है। और घ्राण बिंब जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु के सुगंध या दुर्गंध का आभास होता है तो घ्राण बिंब वहाँ पर होता है। इस तरह स्वाद बिंब की बात करें तो किसी कविता को पढ़कर सुनकर जब हमें खट्टे मीठे नमकीन या कसैले स्वाद का आभास हो तो वहाँ पर स्वाद्य बिंब होता है। इस प्रकार इस कविता में सुंदर बिंब विधान कवि ने किया है और कविता की भाषा प्रतीकात्मक है, सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। इस कविता में शांत और वात्सल्य रस का प्रयोग कवि ने किया है। कविता की अगली पंक्तियां और उसकी व्याख्या इस प्रकार है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इन पंक्तियों में कवि आलोक धनवा बच्चों की कोमलता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वे जन्म के साथ ही कपास जैसी कोमलता और पवित्रता लेकर आते हैं। बच्चों का शरीर, मन, भाव सब कुछ अनंत कोमलता से युक्त होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पंक्ति से कवि का आशय है कि पृथ्वी स्वतः ही उनके सदैव चंचलता में रहने वाले पैरों के पास आती है। इन पंक्तियों में कवि की दार्शनिक परिकल्पनाशीलता देखने योग्य है। वे कहते हैं कि बच्चों के पैर पृथ्वी पर दौड़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि इसके विपरीत पृथ्वी स्वयं उनके आकुल और चंचल पैरों के पास आ पहुंचती है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी उनके पैरों की गति के सामने छोटी है। इस प्रकार कवि ने अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी की गति को एक नया ही अर्थ प्रदान किया है। कवि आगे कहते हैं कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। जब बच्चे पतंग उड़ाते समय आत्मविस्मृत होकर यानी अपनी सुध बुध खोकर दौड़ते हैं, तब उनके उत्साह और उमंग के सामने छतों की कठोरता भी उनके लिए नरम पड़ जाती है, अर्थात वे छतों की कठोरता की तनिक भी परवाह नहीं करते। दिशाएं उनके लिए मृदंग बनकर रस बरसाती सी प्रतीत होती हैं।
खेल खेल में बच्चे उस आनंद के सर्जक भी होते हैं और उसमें आकंठ डूबे हुए भी हैं। बच्चों में इस प्रकार की तल्लीनता तभी संभव है जब वे उमंग और उल्लास से भरकर आत्मविस्मित होकर पतंग उड़ाने में तल्लीन हो जाते हैं। जब वे खेल में खुद को भुला चुके हैं तो भला उन्हें छतों की कठोरता का आभास कैसे हो सकेगा। उनकी ये अवस्था ठीक उसी प्रकार है जैसे एक वीतरागी सन्यासी को सांसारिक झंझावातों का आभास तक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी खेल में सभी तरह के भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है कि पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे जब कभी छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, उनका शरीर गिर जाने के लिए बाहर तक झूल भी जाता है कि तभी उनके शरीर का उल्लास और उमंग तथा खेल का रोमांच ही उन्हें गिरने से संभाल लेता है। बस वे एक बार गिरने से बच जाएं, फिर क्या, एक बार का संतुलन उन्हें बार बार गिरने से बचाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में उड़ने वाली पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां ही उन्हें एक पतले धागे के सहारे थाम लेती हैं, सहारा देती हैं। बच्चे स्वयं ही भारहीन होते हैं, वे आकाश की अनंत ऊंचाइयों में पतंगों के साथ खुद भी उड़ रहे होते हैं। कवि पंक्तियों में कहता है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दरअसल उनके शरीर रोम छिद्र ही उन्हें भारहीन बनाते हैं। यह भारहीनता ही उनकी निष्कलुषता है, पवित्रता है। पतंग के बहाने ये उनकी आकांक्षाओं, आशाओं और संभावनाओं की उड़ान है, क्योंकि एक बच्चा ही संसार का भविष्य है। उनमें महानता, श्रेष्ठता, नेतृत्व और मानवता की सबसे बड़ी संभावनाएं होती हैं। किंतु जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं तो लगी ही रहती हैं। बच्चों के जीवन में भी वह क्षण आता है जब वे संभल नहीं पाते और गिर जाते हैं, किंतु उनके अंदर का जो उल्लास है, जो उमंग है, वह उन्हें गिरने से बचाता है। और अगर वो बच जाते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगती है, अब गिरना उनके लिए कुछ नया नहीं रहा। वे गिरते हैं और गिरकर उठते हैं, अर्थात अब वे साहसी हो चुके हैं। और जब वो साहसी हो जाते हैं तो कैसी परिस्थितियां आती हैं उनके सामने कि निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आने से आशय है कि अब तो वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। उनमें चुनौतियों का सामना करने का साहस आ जाने के बाद तो बच्चों की आकांक्षाओं और आशाओं का क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है कि पृथ्वी भी छोटी पड़ जाती है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास की पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि पृथ्वी स्वप्नों से भरे बच्चों के आतुर पैरों के पास और तेज गति से खुद ब खुद चली आती है। आइए कविता में निहित काव्य सौंदर्य को समझें। कविता में निहित काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। और जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसी प्रकार प्रतीकात्मकता से ओतप्रोत पंक्तियां हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास,
सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं तथा और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, जैसी पंक्तियों में प्रतीकात्मकता का गुण विद्यमान है। प्रतीकात्मकता से अभिप्राय है कि कविता में किसी बात को कहने के लिए अन्य समान अर्थों या भाव वाले उपमानों का माध्यम चुना जाए तो वहाँ प्रतीकात्मकता का गुण होता है। इसी तरह पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रकृति को मानव की तरह कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। बिंब विधान भी इस कविता के अंश में है। जैसे जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, तो ये बिंब हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, इनका आभास हमें मिलता है। और बिंब विधान क्या है इसे हमने पहले वाली स्लाइड में समझा है। कविता की भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। कविता के इस अंश में भी शांत और वात्सल्य रस विद्यमान है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और कक्षा 12वीं से संबंधित अन्य पाठों की वीडियो को देखने के लिए आप लगातार क्रिएटिव हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।